नमस्कार जी सबको। मैं चाहूँगा कि पहले 2-3 लोग 4 लोग ऐसे कुछ क्वेश्चंस रेज़ कर दें, क्योंकि ये बड़ा लंबा-चौड़ा विषय है, साल पुरानी बात हो गई है। अगर उसको पूरे के पूरे को लेंगे ए से ज़ेड तक, तो मुझे लगता है काफ़ी समय लगेगा। तो जो अभी कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों के मन में है, अगर वो हो जाएँ तो फिर मेरे ख्याल में थोड़ा-सा शॉर्ट करने में मदद मिलेगी। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग 2-3-4 लोग जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे हैं, तो वो अगर कुछ रेज़ कर सकें तो आप जो वो ये बढ़िया रहेगा वो। हाँ जी, सभी भाईजन और डॉक्टर साहब से बेनती है भी यदि कोई किसी का कोरोना के बारे में प्रश्न है तो जरूर हैंड रेज कीजिएगा। कुलदीप सिंह जी होस्ट है, वो बोलने का मौका देंगे, तो जरूर अभी शुरुआत करें, फिर बात बने चलेगी। हाँ जी, विनोद पांडे जी को हाँ जी, उनका पता नहीं लगा कितने ऐड होगी विनोद पांडे जी। हाँ जी, डॉक्टर जग्गी विरक, हाँ जी, हैंड रेज किया सी, गल करनी है। जग्गी विरक जी, आप अनम्यूट हो जाओ। अनम्यूट का ऑप्शन आएगा, आपके मोबाइल पर आ रहा है, जब मैं इधर से ऑप्शन दे रहा हूं तो आपको अनम्यूट होना पड़ेगा। विजय कुमार जी वैक्सीन के बारे में पूछ रहे हैं, वो बाद में बात करेंगे, पहले आप कोरोना के बारे में पूछ लीजिए। विनोद पांडे जी, आप अनम्यूट कर लो अपने आप को। आपके हाँ जी विनोद जी। जी सर नमस्कार। आज जनरली जो एक प्रॉब्लम देखने में आ रही है वो ऑक्सीजन को लेके बहुत ज्यादा लोगों में प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने में जो आ रही है कि लोग बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया इस विषय पे सभी का मार्गदर्शन करें, आपकी बड़ी कृपा होगी सर। ये महाराष्ट्र से हैं जी विनोद जी, वहां पर लॉकडाउन भी लगा हुआ, तो बहुत डरे हुए हैं लोग। ठीक है, कुछ और लोग करना चाहते हैं तो हाँ जी, हाँ जी। जोगन संधू जी, आप अनम्यूट करो। जोगन संधू, हाँ जी, बोलो जी। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, कल से फीवर अभी, तो क्या करेंगे? फिर से बोलना। कल से फीवर है, थोड़ा थोड़ा मतलब नॉइज है साथ में। अच्छा, एक बात, हाँ जी सर, एक बात और आज ना मैं सोच रहा हूँ कि वो तो डॉक्टर साहब कवर कर ही लेंगे कि जो है वो कोरोना पर बात है जो कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे। क्या किया जी? हाँ जी, डॉक्टर जग्गी वर्क जी ने हैंड रेज किया होया, जो गल करनी चाहते तो अनम्यूट कर लैन। हाँ जी, हेलो सर, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। सत श्री अकाल जी। सर जी, डॉक्टर साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਘਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਫਾਈਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਫਾਈਡ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸੈੱਲ ਬਹੁਤ ਪਲੇਟ ਕਾਊਂਟ ਬਹੁਤ ਘਟਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਮੂਨੀਆ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਡ੍ਰਿਪ ਜਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਡਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਸਾਡੇ ਵੀ, ਕਰੀਨਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਕਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੇਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। थैंक यू जी। हाँ जी, होर किसी का कोई सवाल होवे जी? कॉमनली कुलदीप सिंह जी, डॉक्टर साहब जो सवाल आ रहे हैं वही है भी अज दे जो समा चल रहा है कि ज्यादा बुखार हो रहा लोगों को, ज्यादा प्लेटलाइट्स हर एक दे डाउन आ रहे हैं,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਬੱਚੋ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਰੀਫ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਜਰਾ ਹੈ ਕੀ ਸਾਰਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਫੀਵਰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। सर हिंदी बोलने की कोशिश कीजिए प्लीज थोड़ी। हाँ नहीं, हिंदी बोलेंगे, हिंदी में करेंगे हिंदी। तो सबसे पहले तो जब ये शुरू हुआ था मार्च 20 में, आज से कोई साल से भी ज्यादा पहले समय से एक्चुअली में ये जनवरी में शुरू हो गया था इंडिया में। मार्च में इसका हो हल्ला हुआ, पिछले मार्च में। तो वो तब से लेके मैं उन लोगों में से था जो लोग कह रहे थे कि ये कोई स्पेशल फीवर नहीं है, ये ऑर्डिनरी फ्लू फीवर है, फ्लू है ये, और इसमें कोई खास बात नहीं है। और बाद में ये बात धीरे धीरे ज्यादा क्लियर हो गई। पहले शुरू में तो थोड़ा थोड़ा डाउट्स थे कि शायद कोई लैब मेड वायरस ना हो, छोड़ दिया हो रहे लोगों ने, और बाद में वो बात क्लियर हो गई कि ऐसी बात नहीं लग रही, तो नेचुरल वायरस है ये। और नेचुरल वायरस इसका बिहेवियर जो है मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, तो इसका जो बिहेवियर है वो ऑर्डिनरी फ्लू जैसा है, ऑर्डिनरी फ्लू से डिफरेंट नहीं है। आप अगर घटनाक्रम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हो हल्ला पहले शुरू हुआ और घटनाक्रम बाद में होता है। वो पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, और इस बार जो अभी रिसेंट पैनिक फैला अभी इस बीच में 2-3 महीने रुक के, आप इस बार भी देखेंगे तो हो हल्ला पहले शुरू हो गया था, पैनिक पहले शुरू हुआ, पैनिक हुआ बाद में ही घटनाक्रम हुआ। ये जो ऑक्सीजन वाला घटनाक्रम है या बहुत ज्यादा इमरजेंसी जैसे हालात जो बन रहे हैं, ये घटनाक्रम में आप घटनाक्रम देखेंगे तो आपको बड़ा क्लियरली दिखेगा कि डर पहले पैदा किया गया और बाद में कुछ घटनाएं हुई। उसमें हम ज्यादा विस्तार में नहीं जाते, क्योंकि ये मुझे लगता है आप याद करेंगे तो आपको ये बात बड़ी क्लियरली दिख जाएगी कि डर से शुरू हुआ सारा माजरा, डराने से। मीडिया में बीमारी नेचुरल ढंग से, जैसे बहुत बीमारियां आती हैं और डॉक्टर हॉस्पिटल इसको डील करते हैं, वैसे शुरू नहीं हुआ ये मीडिया से शुरू हुआ और गवर्नमेंट से शुरू हुआ और खबरों से शुरू हुआ और फिर डराया गया, और उसके बाद में फिर कुछ घटनाएं घटी जो ऑब्जर्व करने लायक थी और जिनके बारे में सोचना जरूरी है। उसमें सबसे पहले जानना ये जरूरी है, ये जो वायरसेस है ये कोई ऐसी कोई एक्सटर्नल चीज नहीं होती, पूरे लाइफ का पार्ट एंड पार्सल होती है। उसकी मैं बहुत ओवर सिंप्लीफाई करके जो बात अक्सर कहता हूँ उसको हम दोहरा देते हैं कि हमारा शरीर जो बना हुआ है, एक व्यक्ति का शरीर जो है वो 100 करोड़ 1 करोड़ सेल्स का बना हुआ है, 1 करोड़ सेल्स का। और उस 1 करोड़ सेल्स को सपोर्ट करने के लिए, को हेल्प करने के लिए हमारे अंदर 10 करोड़ बैक्टीरिया है, 10 गुना ज्यादा। हमारे नंबर ऑफ सेल्स से 10 गुना ज्यादा हमारे अंदर बैक्टीरिया है, हमारे दोस्त है। वो दोस्त ही नहीं, हम उसको दोस्त बोलते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, वो हमारी बॉडी में रहते हैं, हमारी बॉडी में निवास करते हैं। और उस 10 करोड़ वो और 1 करोड़ हमारे सेल, 11 करोड़। तो हम जो है 11 करोड़ निवासी है जो मिलकर के काम करते हैं, और जो देखने वाले को हम एक व्यक्ति लगते हैं, वो एक्चुअली में 11 करोड़ है। वो 11 करोड़ का पहले तो 1 करोड़ सेल और दूसरा 10 करोड़ बैक्टीरिया का आपस में बहुत ही गहरा कोऑर्डिनेशन होता है, तालमेल होता है, तो ये बॉडी चलती है। जो बॉडी दिख रही है, जो सांस लेती है, दिल चलता है, बाकी चीजें चलती हैं, उसकी शेप है, खाना खाता है, उसका
जो टिश्यू पट्टी होता है, वो सारे का सारा बच्चे पैदा करता है। ये सारे का सारा किसका काम है? 1 करोड़ सेल और 10 करोड़ बैक्टीरिया का, ये मिलकर के काम करते हैं, मिलकर एक यूनिसन। और उस 11 करोड़ में फिर आगे 100 करोड़ वायरस भी है, पैरासाइट है, क्योंकि वो अंदर रहती है, इसलिए हमको उनको लग नहीं गिनते, क्योंकि वो इसी 11 करोड़ के अंदर रहती है, क्योंकि उसकी अपनी औकात इंडिपेंडेंट नहीं है। वो जो वायरसेस है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो हमारे सेल्स का पार्ट एंड पार्सल होती है, हमारे सेल्स का डीएनए यूज करती है, वो हमारे सेल्स के जीन्स को यूज करती है। तो इसलिए ये हम कितने हैं लोग? टोटल अगर लाए थे 111 करोड़, तो ये हम है, एक व्यक्ति है। तो ये कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है, वायरस और बैक्टीरिया हमारे लिए वो बहुत ही नेचुरल है। अब इन सब से हमको ये इन सब का हम जो 10 करोड़ बैक्टीरिया है और 100 करोड़ वायरस है, इनका काम क्या है हमारे अंदर? ये 3 काम करते हैं। ये हमारे ब्रह्मा है, हमारे विष्णु है, हमारे महेश है। ब्रह्मा है क्योंकि ये हमारे सेल्स जब टूटते हैं, जब हमारे माँ के पेट में बच्चा बनता है, तब भी ये ब्रह्मा का रोल प्ले करते हैं। उसके बाद भी हर रोज हमारी बॉडी में करोड़ों सेल मरते हैं रोज, और करोड़ों नए बनते हैं, उसमें भी इनका रोल होता है। तो ये हमारे ब्रह्मा है, नए सेल पैदा करने में, नया जीवन पैदा करने में इसका वाइटल रोल है। हमारे विष्णु है, ये हमें पालते हैं, विष्णु पालते हैं। और हमारे शिव भी हैं, जब जो सेल मर जाते हैं उनको कौन समेटता है? कौन उनको फिर से उन करोड़ों सेलों को वापस में टोटल जनरल हवा पानी मिट्टी का पार्ट कौन बनाता है? वो भी ये बनाते हैं। इनको कुदरत ने तीनों काम दिए हुए, ब्रह्मा का काम, विष्णु का काम और शिव का काम। तो ये हमारा रिश्तेदारी है, ये हमारी इनसे रिश्तेदारी है। अब ये बीमारी वाला जो फंडा आ गया बीच में कि फिर बीमारी क्या है, ये हमको बीमार क्यों करते हैं? ये बड़ा वाइटल क्वेश्चन है कि अगर ये हमारा पार्ट एंड पार्सल है तो हमें बीमार क्यों करते हैं? मान लीजिए ये शिव वाला रोल ना हो, सिर्फ ब्रह्मा और विष्णु वाला रोल हो, तो क्या होगा? फिर तो कोई व्यक्ति मरेगा ही नहीं, अमर हो जाएगा। तो अमर हो जाएगा तो जीवन संभव है, क्योंकि जीवन मौत दोनों एक ही सिक्के के दो साइड है। अगर मौत है तो ही जीवन है, तो मौत वो जीवन से अलग नहीं है। तो शिव का रोल भी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। शिव से ही नया उपजता है, नए के आने के हालात पैदा होते हैं, पुराना सिमट करके विदा हो जाता है और नया आता है। तो वो शिव का जो रोल है उसमें बीमारी आती है, क्योंकि वो जो कौन मरता है? जब जो पूरे का पूरा इस धरती पे जीवन है, उस जीवन का जितनी उस पर्टिकुलर प्रजाति की लाइफ होती है, मान लीजिए मनुष्य की लाइफ 100 साल है, तो हर साल 1/100 जो जीव है, मनुष्य है, वो मर जाते हैं। 100 साल है नहीं वैसे, एवरेज लाइफ 70 साल होगी। इसका मतलब हर 70वां व्यक्ति मरता है एट ए टाइम। तो मौत पार्ट एंड पार्सल है। कौन मरता है? जो वीकेस्ट होता है, जो सबसे कमजोर होता है। कमजोर को जाना होता है, उसकी जगह पे स्ट्रॉन्ग आता है। ये कुदरत का नियम है। तो वो जो जाना है जिसको, उसको जाने में हेल्प करने वाले जो होते हैं वो भी बैक्टीरिया एंड वायरसेस होते हैं, वो भी हेल्प करते हैं जाने में। वो बड़े स्मूथली उनको भेज देते हैं, जब चला जाता है उसकी जगह नया आ जाता है। पैदा भी करते हैं, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और महेश भी है। तो ये हमारी रिश्तेदारी है इनसे। तो इस संदर्भ में हमको इस बीमारी को या और बीमारियों को समझना है कि ये बीमारी है क्या। ये जो फ्लू की बीमारी है, जो वायरसेस पूरी बॉडी में, ये रेस्पिरेटरी वायरस है, जिसको सांस प्रणाली की, हमारी श्वास प्रणाली की वायरसेस हैं जो, वो हमारी श्वास प्रणाली में रहती है। तो ये जो वायरस, फ्लू वायरस है, ये कोई नई वायरस नहीं हमारे लिए। ये भी जब से मनुष्य पैदा हुआ, और बाकी जानवरों में भी है, बंदरों में भी होती है, गधों में भी होती है, ये सूरों में भी होती है, सब में फ्लू होता है। फ्लू एक सेट ऑफ सिम्टम्स को फ्लू बोलते हैं हम लोग। उसमें क्या होता है कि नजला लगा,
गले गले में खारिश सी हो रही है, खिचखिच सी हो रही है, गला दुख रहा है, खांसी आ रही है, बुखार हो रहा है और नाक बह रहा है, और ये पूरे का पूरा जो सेट ऑफ सिम्टम्स है, हार्ट जो हमको सर दर्द हो रहा है, शरीर टूट रहा है, बदन टूट रहा है, तो ये सारी चीजें मिलकर के हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लू। आजकल हम इसको वायरल फीवर बोलने लगे। वायरल फीवर है या फ्लू है। तो ये फ्लू जो है, ये बहुत सारी वायरसेस करती हैं, इसमें बहुत सारी वायरस रोल प्ले करती हैं। और एक्चुअली में क्या होता है, ये जो फ्लू है कब आता है ज्यादा, जब कोई सीजनल चेंज होती है। जैसे हमारे समाज में एक धारणा बनी हुई है कि आती सर्दी और जाती सर्दी दो टाइम मुश्किल टाइम होते हैं, उसमें बीमारी ज्यादा होती है, ये फ्लू वाली आती सर्दी और जाती सर्दी। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे आती सर्दी से बचो और जाती सर्दी से बचो, दो टाइम होते हैं। अब जाती सर्दी का फ्लू आ रहा है, पहले आती सर्दी का फ्लू आया था। तो जब सितंबर अक्टूबर में सर्दी शुरू हो रही है तो आती सर्दी है, जब मार्च में अप्रैल में जा रही सर्दी तो जाती सर्दी है। अभी सर्दी थोड़ी सी लंबी हो गई है, अभी बारिश होने की वजह से अभी पूरा टेम्परेचर जो डट करके राइज नहीं हुआ, धूप डट करके लगी नहीं धरती पे, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है। और 10 दिन में जब धूप कड़क के लगेगी तो ये वाली जो वायरस की मल्टीप्लिकेशन कम हो जाएगी। रहती है वो, पूरी तरह से नहीं जाती। गर्मियों में भी पहले नहीं हुआ करता था, गर्मियों में बहुत कम होता था, लेकिन आजकल गर्मियों में भी होने लगा, लेकिन कम हो जाता है, काफी कम हो जाता है। तो ये फ्लू जो है इसका ये बता रहा है कि आती सर्दी और जाती सर्दी में होता है। जो सिम्टम होते हैं वो होते हैं नाक बहता, नाक में सूजन हो जाती है, सूजन गले में सूजन, नाक में सूजन, श्वास प्रणाली में पूरी की पूरी प्रणाली में सूजन आ जाती है। इसकी वजह से ये क्या करती है, हमको आते हुए मौसम के लिए जो हमारी एडजस्टमेंट होनी है, एडजस्टमेंट क्या होनी है, क्योंकि हमको कुदरत क्या करेगी, नेचर क्या करेगी, तो नेचर हमारी माँ है। नेचर प्रो सर्वाइवल होती है, नेचर इज ऑलवेज प्रो सर्वाइवल, यानी कि नेचर हमको बचाने की कोशिश करती है, तैयार करती है, ताकि कोई ऐसी घटना ना हो जिससे हम अपने उम्र भोगने से पहले मर जाए। यानी कि हमारे फेफड़ों को, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए आती है, वीक करने के लिए नहीं आती। जुकाम इज ए ब्यूटीफुल थिंग, जुकाम बहुत ही उत्तम चीज है, फ्लू बहुत ही उत्तम बीमारी है, ताकि क्या हो कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाए कि कल को ये ना हो कि कोई वायरस ऐसी आए और हमारे फेफड़ों को, क्योंकि ठंडी हवा जा रही है अंदर। अब गर्मियों में 40 डिग्री टेम्परेचर पे सांस ले रहे थे, इतनी गर्म हवा थी। अब सर्दियों में 0 डिग्री पे ले रहे हैं, या 2-3-4 डिग्री पे ले रहे हैं, या माइनस भी, कुछ देशों में माइनस पे भी चला जाता है। इतनी वेरिएशन है, तो उस वेरिएशन के लिए पूरी श्वास प्रणाली को एडजस्ट करना पड़ेगा ना, ढालना पड़ेगा अपने आप को। वो ढालने की प्रक्रिया जो है वो फ्लू की वायरस हेल्प करती है उसमें। तो फ्लू शुड ऑलवेज बी वेलकम्ड। ये जो फ्लू की लमतें हैं, जुकाम होना, गले में खिंच होना और खांसी आना और बुखार होना, ये पूरे के पूरी बॉडी को एडजस्ट करने के लिए, ताकि हमारी बॉडी फिर से स्ट्रांग हो जाए नए मौसम के लिए, नए टेम्परेचर के लिए। तो वो एक एडजस्टमेंट है। लेकिन उसमें क्या होगा, उस एडजस्टमेंट के प्रक्रिया में जो वीक होगा, जिसमें क्षमता नहीं है इतनी उसको वायरस को झेलने की, उसमें से कुछ लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। वो क्या एवरेज होती है आमतौर पे, फ्लू वायरस की जो पिछला तजर्बा बताता है कि अगर 100 व्यक्ति में वायरस पॉजिटिव है, वायरस है उसमें, दैट मींस उसको टेस्ट किया जाए तो 100 वो पॉजिटिव आएंगे उस वायरस के लिए, पर्टिकुलर वायरस के लिए। उसमें 80 में कोई सिम्टम नहीं होगा, अलामत नहीं होगी। वो बिना अलामत पैदा किए
हमको टीकाकरण करके जा रहा है 80 में, 100 में से 80 में, क्योंकि वो जब वो हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई कर रही है तो क्या कर रही है, वो हमको इम्यूनाइज कर रही है, टीकाकरण कर रही है, हमारा नेचुरल टीकाकरण, नेचुरल वैक्सीनेशन, ताकि वो हम लोग नए के लिए तैयार हो जाए, नए मौसम के लिए। बाकी 20%, उसमें से 18% में सिम्टम होंगे माइल्ड और मॉडरेट, और 2% में होंगे सीवियर। वो जो 18% में माइल्ड एंड मॉडरेट होंगे वो भी हॉस्पिटल नहीं जाते, वो अपने घर में कुछ ना कुछ करके, उनको वार्ड पॉड बोलते हैं पंजाबी में, वो ठीक हो जाते हैं। कोई थोड़ा बहुत 2 गोली वोली ले लेगा, कोई नहीं लेगा, कोई काढ़ा पी लेगा, कोई बेसन का कड़ा खा लेगा, कोई कुछ करेगा। तो 98% में ये वाली वायरस, फ्लू की वायरस, बिना हमको हार्म किए नेचुरल इम्यूनाइजेशन करके जा रही है। और नेचुरल वायरस की जो इम्यूनाइजेशन होती है इतनी बढ़िया होती है, वो इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी लॉन्ग लास्टिंग होती है। एक बार जो वायरस आपको इम्यून कर गई, आने वाले 3-4 सालों में वो वायरस दोबारा से आपको गंभीर रूप से बीमार नहीं करेगी, 3-4 साल के लिए। अगले साल में नई वाली वायरस आएगी कोई और। वो वैक्सीनेशन 98% में वैक्सीनेशन हो गया ना, नेचुरल, तुम्हारी ने वैक्सीनेट कर दिया। 2% में क्या होगा, 2% वाले जो ज्यादा बीमार होंगे वो भागेंगे, ज्यादा उनको निमोनिया होगा, उनको सांस की जो उनकी वायरस की नीचे वाली सांस प्रणाली की जो नीचे के हिस्से हैं, उसकी नलियां हैं या लंग्स है, वो अफेक्ट होंगे, तो उसको ज्यादा तकलीफ होगी, उसकी छाती में दर्द होगा, वो निमोनिया हो जाएगा उसको, वो एकदम से बीमार हो जाएगा ज्यादा, तो वो हॉस्पिटल जाएगा। उसमें से आधे मान लीजिए सीरियस हो जाएंगे और भी ज्यादा होंगे, और आधे थोड़े से हॉस्पिटल में ठीक सी इलाज करके वापस आ जाएंगे। जो वो आधे सीरियसली ट्रीट होंगे उसमें से कुछ 10% की डेथ होगी। तो ये पुराना एक्सपीरियंस बोलता है। तो दैट मींस डेथ कितने में होगी, जितने पॉजिटिव हुए 100 में से 2 गए थे हॉस्पिटल, 2 में से 1 मान लीजिए गंभीर में मार गया, उसमें से 10% मर गए, तो कितने हुए, 1000 में से 1 डेथ हुई। 100 सिम्टोमेटिक में से 1 व्यक्ति मरा, तो 1000 में से 0.1, 1000 में से 1 तो 100 में कितना हुआ, 0.1%। तो 1000 व्यक्ति अगर वायरस पॉजिटिव होता है भी, तो उसमें 1 व्यक्ति मरता है। और इस वायरस में भी लगभग प्रोपोर्शन वही है। उसको अंकड़ों को हम लोग वो बाद में बात करेंगे, हम लोग के अंकड़ों को कैसे हमको अंकड़ों को हेर फेर कैसे किया जा रहा है। तो ये यूजुअली फ्लू वायरसेस का बिहेवियर होता है। मैं ये कह रहा कि सब वायरस कैसे ही होता है, ऐसा मत समझना। मैं सिर्फ सिंप्लीफाई किया, मैंने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया समझाने के लिए। इसमें कुछ वायरसेस सीरियस होंगे, कुछ वायरसेस इससे भी बहुत जेंटल होंगे, क्योंकि फ्लू वायरसेस कोई एक नहीं है जिसका नाम इतना बदनाम हो गया है कोरोना का। वो भी एक फैमिली है, उस फैमिली में सैकड़ों म्यूटेशंस हैं, सैकड़ों स्ट्रेन्स हैं, सैकड़ों उसकी सब टाइप्स हैं। उसके आगे फिर इन्फ्लुएंजा ए है, फिर इन्फ्लुएंजा बी है, फिर पैरा इन्फ्लुएंजा है, फिर राइनो वायरसेस है, फिर पता नहीं कितनी फैमिलीज हैं, तो 700-800 फैमिलीज हैं। उस फैमिलीज में आगे सैकड़े, तो कितनी सारी वायरसेस वही सेम सिम्टम करती हैं, और सब में वही रिस्क है कि निमोनिया हो सकता है। जो मैं बुजुर्गों की बात कर रहा था कि बुजुर्ग हमारे कहते हैं कि आती सर्दी से बचो, जाती सर्दी से बचो, तब एक दो और भी थे कहावतें बनी हुई है। एक कहावत थी कि अगर किसी गांव में किसी बुजुर्ग का हालचाल पूछ ले कोई, दुआ सलाम करने के बाद तो पूछे कि बुजुर्गों का हाल क्या है, तो वो आगे बड़े मजाकिया लहजे से क्या करते थे कि ये सर्दी तो काट गया हमारा बुजुर्ग, अब अगली सर्दी देखेंगे। इसका मतलब क्या था कि बहुत पुरातन समय से जो बुजुर्ग थे वो सर्दियों में ज्यादा मरते थे, और सर्दियों में मरने का कारण क्या था, यही वाला, वो जो झेल नहीं पाते थे
जो वायरस की जो फ्लू की वायरस को और उनकी निमोनिया हो गया वो डेथ हो जाती है। और निमोनिया जो पुराने आंकड़े अगर देखें तो निमोनिया डायरिया के बाद दूसरा कॉज ऑफ डेथ था बच्चों में निमोनिया। सेकंड बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ वाज निमोनिया। तो निमोनिया को नई बात नहीं। निमोनिया से 1.5 से 2 लाख व्यक्ति हर साल इंडिया में पहले भी मरते थे। फ्लू से पूरी दुनिया में 5 से लेकर 6.5 लाख व्यक्ति हर साल डेथ होती थी उनकी पहले भी फ्लू से। फ्लू लाइक उसको बोलते थे ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस। दैट मींस फ्लू की सारी वैरायटीज को इकट्ठा कर दें तो उनमें से टोटल नंबर ऑफ डेथ्स जो थी वो लगभग 5 लाख से लेकर 6.5 लाख तक हर साल डेथ होती। तो ये पूरे का पूरा नहीं बता। तो लगभग वही थोड़ा बहुत फर्क कह सकते हैं। तो उसमें अगर आंकड़ों का किया जाए फिर छोड़ दिया जाए तो लगभग वही पकड़े तो वो खास नहीं। तो जो मैं कह रहा था कि ये इसका बिहेवियर जो वायरस का ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किलिंग नहीं है, उतना ही लगभग वही है, वो ज्यादा नहीं। तो आप भी पाएंगे जो लोग मर रहे हैं वो बहुत सारी बीमारियों से और पीड़ित हैं, या वो स्टीरॉयड ले रहे हैं, या वो कोई अस्थमा के पेशेंट है, या कोई HIV का पेशेंट है, या कोई किसी और बीमारी से पीड़ित है। वो आपको याद होगा कि इटली में भी शुरू में ही बोल दिया था। इटली में सबसे पहले हंगामा हुआ था कि इतने मर गए। और बाद में इटली की गवर्नमेंट ने कह दिया कि समथिंग 70 to 80% पीपल हैव डाइड विद कोरोना, नॉट ड्यू टू कोरोना। विद कोरोना का मतलब क्या है कि बीमारी उनको साथ में और थी, उस बीमारी से वो पीड़ित थे, उसको साथ में कोरोना भी था। तभी इन लोगों ने क्या किया कि डेथ सर्टिफिकेट के साथ एक कॉलम जोड़ दिया, कोरोना स्टेटस। आदमी सांप के डसे से आए, एक्सीडेंट से आए, हार्ट अटैक से आए, या किसी और बीमारी से आए, सबका कोरोना टेस्ट होना है हॉस्पिटल में। और जो व्यक्ति पॉजिटिव आ गया उसका फाइनल कॉज ऑफ डेथ जो है वो कोरोना कहा जाएगा। सांप के डसे का भी कोरोना डेथ होगा, हार्ट अटैक वाले का भी कोरोना होगा, कोई एक्सीडेंट से आया वो भी कोरोना होगा, तो उसमें कोरोना पॉजिटिव था। ना सिर्फ ये कोरोना पॉजिटिव को सिर्फ कोरोना डेथ कहा जा रहा है, अगर कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम है तो भी कोरोना, फाइनल कॉज ऑफ डेथ कोरोना। अगर कोई हार्ट का सिम्टम है तो भी फाइनल कॉज ऑफ डेथ कोरोना। अगर रिपोर्ट अवेटेड है, कभी रिपोर्ट नहीं आई, आने वाला रिजल्ट तो भी कॉज ऑफ डेथ। तो ये तो डेथ की बात होगी। अब बात करते हैं केसेस की, जिनको ये बोलते हैं रोज एक फिगर आती है, इतने लाख केसेस हो गए। अब ये केसेस वाला जो फंडा है, केसेस का क्या मतलब है कि इतने लाख लोगों जो है टेस्ट पे पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आए का मतलब केसेस नहीं है, वो उन व्यक्तियों के टेस्ट किए गए, कुछ लाख के कुछ जिनके भी टेस्ट किए गए उनमें से जो पॉजिटिव आए वो व्यक्तियों का नंबर है वो। उसमें जैसे मैंने कहा कि 80% सिम्टोमेटिक है, 18% माइल्ड एंड मॉडरेट है, और 2% सीरियस है, वही रेशो है वो। तो वो उनको बोला जा रहा है कि ये कोरोना केसेस के इतने लाख कोरोना केसेस हैं। और जो डेथ का नंबर फिगर दिया जा रहा है वो सारी की सारी वो डेथ्स हैं जो जिनमें कोरोना पॉजिटिव आया, उनके अदर कॉजेज ऑफ डेथ भी थे, तो इसलिए उसको, तो ये सारे का सारा जो ये जानबूझ के किया जा रहा है, वो फैसला करना आपके हाथ में है। वो उसमें अब नहीं जाते अभी, ये जानबूझ के किया जा रहा है या एक्सीडेंटली हो रहा है। तो ये वाली फिगर जो है ऐसे चल रही है। उससे आगे आ जाए। अभी पहले शुरू में आपको याद होगा हंगामा किया गया कि टच नहीं करना किसी चीज को भी। अब नो टच टेक्निक अडॉप्ट करो। दरवाजे को खोलना है तो फिर उसको स्टरलाइज करो, साफ करो, सैनिटाइजर से हाथ धो बार, सैनिटाइजर से रेलिंग को, बॉडी की रेलिंग को भी साफ करो। सब्जियों को भी सैनिटाइज कर रहे थे, फलों को भी सैनिटाइज कर रहे थे। अभी आ गया, आपने लेटली नोट कर लिया होगा, अमेरिका की CDC ने, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, अमेरिका की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे फंडे को कंट्रोल कर रही है, उसने कह दिया कि ये टच से नहीं होती,
जो पहले हमने कहा था वो गलत था, ये टच से नहीं होती, सीडीसी ने खुद कह दिया और न्यूयॉर्क टाइम में बहुत प्रोमिनेंट बड़ी खबर लगी, लेकिन इंडियन मीडिया ने टोटली ब्लैकआउट किया उसको। ये भी देखो क्या इसका मतलब क्या है। ये तो मीडिया में बहुत प्रोमिनेंटली न्यूज चलनी चाहिए थी कम से कम पूरा एक दिन, कि जो आपने भंगड़ा डलवाया लोगों को सैनिटाइजेशन करने का, उसका कुछ मतलब ही नहीं था। वो खुद अब मान लिया उन्होंने कि वो गलत था, कि टच से नहीं होती। अब कैसे होती है, अब उसका भी आर्टिकल लैंसेट में छप गया। लैंसेट में बड़ा क्लियर, लैंसेट जो है गुरु ग्रंथ साहब है डॉक्टरों का, मेडिकल प्रोफेशन का गुरु ग्रंथ साहब है, वो लैंसेट में आर्टिकल छप गया कि ये फैलती कैसे है। वो कहते हैं ये इवन बिग ड्रॉपलेट से भी नहीं फैलती। बिग ड्रॉपलेट का मतलब क्या, कि दो व्यक्ति आमने सामने बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, एक व्यक्ति पॉजिटिव है, उसके मुंह से जो वो पफ निकलेगा ड्रॉपलेट्स का, वो दूसरे बंदे के मुंह में जाके गिरेगा अगर उन्होंने मास्क ना बांधी तो। इसलिए वो कहते हैं कि मास्क बांधो, इसलिए कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करो, 6 फुट में बैठो ताकि वो आपके मुंह से निकला हुआ पफ दूसरे बंदे के मुंह पे बंद ना गिरे। वो लेंसर क्या बोल रहा है कि ऐसे नहीं फैलती, ऐसे भी नहीं फैलती है। कैसे फैलती है कि जो व्यक्ति पॉजिटिव है उसके मुंह से जो पफ निकलता है वो जनरल एयर का पार्ट बन जाता है फिर उस वजह से अब हवा में जो भी सांस लेगा उसको हो सकती है जो फाइन ड्रॉपलेट्स है। दैट मींस जो फाइन, तो पूरी की पूरी हवा जो आसपास में देखते हैं, दिस एयर इज ऑलवेज फुल ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ये जो आपको दिख रही है हवा दिख रही है आसपास में, ये कभी भी खाली नहीं होती। इसमें बैक्टीरिया एंड वायरसेस, लाखों करोड़ों बैक्टीरिया वायरस एट ए टाइम फ्लोट करते रहते हैं। तो वो क्या कहता है लेंसेट का आर्टिकल, वो कहता है कि कोई व्यक्ति जो पॉजिटिव होगा जिसके मुंह से ये वाली वायरस निकली, बाकी वायरस के और भी वायरस निकलेंगी कि ये वाली कैलिको वायरस के लिए नहीं चल रही बॉडी में, जो वायरस बैक्टीरिया निकले वो जनरल एयर का पार्ट बन जाएंगे। फिर वो जो भी इसका मतलब सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क का कोई मतलब ना रहा। और हमने शुरू से कहा था कि रेस्पिरेटरी वायरसेस की स्प्रेड को आप रोक नहीं सकते। अब जो मर्जी भांगड़ा डालो, रेस्पिरेटरी वायरस को स्प्रेड को आप रोक नहीं सकते। ये दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाएंगी, इधर से पहुंचे उधर से पहुंचेगी, क्योंकि इतने लोगों के अंदर 80% तो उसमें सिम्टोमेटिक है। अब उनको कैसे फैला दो रहे हैं। 80% में कोई अलामत नहीं है, ना उनको जुकाम है, ना उनको खांसी है, ना कुछ नहीं है, लेकिन फिर वो भी स्प्रेड कर रहे हैं। बाकी 20% माइल्ड मॉडरेट वाले वो भी स्प्रेड कर रहे हैं। आप सबको कहां से आप पत्थर बना के खड़ा कर दोगे एक जगह पे, जिंदगी को रोक दोगे आप। फिर आपके आसपास में और जीव जंतु है, उनको भी फ्लू होता है। तो ये पूरे का पूरा कहीं ना कहीं ये तथ्य जो सामने आए हैं रिसेंटली, इनको भी नोट करने वाली बात है कि ये वाले ऐसे है। कोई एक बीच में थोड़ी सी बात रह गई थी टेस्ट के बारे में। ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट भी अब तो चुटकुला बन गया है। अनेकों हजारों लाखों व्यक्तियों ने जिन्होंने मल्टीपल टेस्ट करवाए, उनका एक जगह पॉजिटिव आता है, 2 जगह नेगेटिव आता है, 2 जगह पॉजिटिव आता है, 1 जगह नेगेटिव आता है। तो चुटकुला बना हुआ है ये। आप किसी को पूछ के देख लो, उसके पास पर्सनल एग्जांपल्स है कि मैं जी वहां गया, मैंने टेस्ट करवाया, पॉजिटिव आ गया, मैं वहां दूसरी जगह गया, वहां गया तो नेगेटिव आ गया। अब आज ही मुझे कुछ सुना रहा था, वो उन्होंने जाना था बाहर, फ्लाइट पकड़नी थी। उन्होंने पहले तो यहाँ पे टेस्ट करवाया 2 बार पॉजिटिव आया, लेकिन उन्होंने पैसे देके ब्राइब करके, क्योंकि उन्होंने एयर टिकट बुक करा रखी थी, उन्होंने ब्राइब करके उसकी नेगेटिव की रिपोर्ट ले ली। ब्राइब करके 10,000 रुपये खर्चा उन्होंने, और वो दो व्यक्तियों ने अपनी टिकट ली नेगेटिव की। अब वो जाके कनाडा में उतरे फ्लाइट से, और फिर उनका टेस्ट होना था। फिर टेस्ट हुआ। अब वो तो पूरे मेंटली प्रिपेयर थे कि हमारा टेस्ट होगा, हम पॉजिटिव आएंगे तो हमको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करेंगे। वो तैयार थे मेंटली कि हमको घर में नहीं जाने देंगे, ये कहीं और रखेंगे। तो वहां पे टेस्ट हुआ तो नेगेटिव आ गया। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे भी रोज हो रहा है। अब 10 जगह टेस्ट करवा लो, 5 जगह पॉजिटिव आएगा, 5 जगह नेगेटिव आएगा। तो जानिए कि पहले तो बकरी का भी करा दिया, पपीते का भी करा दिया, सबका करा दिया, तो उसमें भी पॉजिटिव आ गया। तो इसमें फंडा क्या है कि ये वायरस यूबिक्विटस होती है। यूबिक्विटस का मतलब ये वायरस सब जगह होती है। ये वाली वायरस जो है ये सब जगह होती है, इनको आप ऐसे पकड़ नहीं सकते हो।
ये चलती चलती फिरती रहती है। और इसको दूसरी जो बात की, ये वाला जो टेस्ट है आरटीपीसीआर में जो मशीन आती है, करोड़ों रुपए की मशीन है, उसमें उस वायरस को मल्टीप्लाई किया जाता है, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। साइंस कहती है कि 25 बार मल्टीप्लाई करो, उससे ज्यादा करोगे तो फॉल्स पॉजिटिव आएंगे। ये लोग 35 बार उस पर कर रहे हैं टेस्ट। पहली बात तो उसमें फॉल्स पॉजिटिव होना नहीं चल रहा। साइंस ये कहती है कि 35 बार से अगर ज्यादा कर दोगे, 45 बार कर दोगे, तो ऑलमोस्ट सारे फॉल्स पॉजिटिव आएंगे। तो ये टेस्ट का भी ऐसा ही है। जो इसका जिस साइंटिस्ट ने ये टेस्ट बनाया था, उसने बहुत स्ट्रिक्टली मना किया था कि इसको डायग्नोस्टिक के लिए यूज मत करना, ये डायग्नोस्टिक टूल नहीं है, ये रिसर्च का टूल है। आपको कोई रिसर्च करनी किसी वायरस के बारे में तो वहां पे यूज करो। किसी को इस टेस्ट पे बेस्ड ऐसे किल्ली पे मत टांगो कि यू आर पॉजिटिव और यू आर नेगेटिव, तो कर नहीं सकते आप। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव आना ही आना है। तो जो उसका क्रिएटर था टेस्ट का, उसने भी कहा। तो ये टेस्ट का फंडा है। तो ये सारी सिचुएशन थोड़ी थोड़ी मैंने आपके सामने रखी, जो पहले उसका बैकग्राउंड की। जैसे वैक्सीन के बारे में हम लोग शुरू से कह रहे हैं, जो लोग पैरेलल व्यू पॉइंट रख रहे हैं कि इसका वैक्सीन बन नहीं सकता, क्योंकि म्यूटेशन हो जाती है वायरस की। वायरस बहुत क्विकली म्यूटेट कर जाती है। म्यूटेशन करनी होना वायरसेस में बहुत ही नेचुरल है, और ना हो म्यूटेशन तो अननेचुरल होगा। क्यों? क्योंकि वायरस की अपनी कोई औकात नहीं है। वायरस जिस भी व्यक्ति में जाएगी उसका डीएनए यूज करेगी, डीएनए यूज करके मल्टीप्लाई करेगी, फिर उससे बाहर आएगी, फिर नए व्यक्ति में जाएगी, फिर उसका डीएनए यूज करेगी। मेरे अंदर जो वायरस जा रही है वो किसी और व्यक्ति का डीएनए यूज करके आई है, मेरे से जब बाहर निकलेगी वायरस तो वो मेरा डीएनए यूज कर लिया। तो इसका मतलब कुदरती बात है कि वो मेरा डीएनए यूज कर लिया, तो फिर दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, वो 30 40 50 लोगों से मजबूत हो जाएगी तो डिफरेंट वायरस हो जाएगी। तो डिफरेंट वायरस का टीका बनाओगे तो जब तक वो टीका मार्केट में आएगा 2 3 4 साल बाद, तब तक वो वायरस बदल चुकी होगी, तो टीका बन नहीं सकता। तो यही हो रहा है। अभी आपने देख लिया, वो कह रहे हैं कि नया स्ट्रेन आ गया, डबल म्यूटेशन वाला स्ट्रेन आ गया, लेकिन टीका तो आप पुराना लगा रहे हो। उसकी स्टडी दिखाओ कि कहाँ पे आपने स्टडी किया है कि पुराने वाला वैक्सीन नई स्ट्रेन के इफेक्टिव है। कोई स्टडी नहीं है। पहले स्टडी करो कि आपने टीका तो पुरानी वायरस का अपनाया हुआ है, आप कह रहे हो नहीं, तो 85% केसेस नई वायरस के हैं, फिर भी टीका लगाए जा रहे हो। तो जिन लोगों को कोरोना हो चुका है आप उनको भी टीका लगाए जा रहे हो, तो ऑलरेडी इम्यून है। जिसको हो चुका उसको टीका लगाने की क्या जरूरत है? तो ये कितनी इफ्स एंड बट्स है, ये कितना वीक साइंस है। क्योंकि वो आप देख लो, जो लोग जनरल, जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हो चुकी है, उनको टीका लगाने का क्या तुक है? वो तो वैसे इम्यून हो चुकी है। पहले उनको टेस्ट करो, उनकी एंटीबॉडी देखो कि उनकी एंटीबॉडी है, उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं देखा। तो ये विज्ञान की बातें जो है ये बहुत ही वीक विज्ञान है, जिसका प्रचार किया जा रहा है, जिसको हमारे ऊपर ठोसा जा रहा है, और जिसके 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 जिस नॉलेज पे हमको लॉकआउट और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और हॉस्पिटलाइजेशन और क्वारंटीन और आइसोलेशन और वैक्सीनेशन और क्या क्या पता नहीं किया जा रहा है, वो इट्स वेरी 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 वीक साइंस, बहुत ही वीक साइंस है ये। और क्योंकि इसकी जो डेथ रेट है वो बहुत ही लो है, तो इसलिए इसको ये सारा कुछ जीवन खड़ा करने वाला सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इतनी वीक वायरस को जिसमें डेथ रेट 1 in 1000 है, उससे उसके आप पूरे का पूरा डिस्ट्रॉय कर रहे हो सिस्टम सारा, पूरे का पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय कर रहे हो आप। देखो कितने कितने करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, करोड़ों लोगों का रोजगार गया, उनके सारे बिजनेस फेल हो गए। जितना रेहड़ी वाले थे, फड़ी वाले थे, दुकानदार थे, छोटे बिजनेसमैन थे, छोटे मैन्युफैक्चरर थे, पूरे का पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है उनका। पहले शुरू में हुआ डिस्ट्रॉय, फिर दूसरी बार हो रहा है। अब वो जो डिस्ट्रॉय हो रहा है वो किसके पास जा रहा है? वो उसके पास जा रहा है जो बहुत बड़ा है, जिसके पास क्षमता है घाटा सहने की। उसको घाटा पड़ जाए, उसको क्या समझता है? उसके पास तो बहुत पैसा है। जिसके पास पैसा नहीं है बेचारा कहाँ से अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह देगा? वो बेचारा किराया नहीं दे सकता। और आप आस पास अपने नजर डाल के देखो,
बहुत सारे दुकानदार दुकान छोड़ गए क्योंकि वो किराया नहीं दे पाए। बहुत सारे दुकानदार अपना काम बंद कर गए क्योंकि अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह नहीं दे पाए। बहुत सारे धंधे बंद हो गए और लॉकडाउन के नाम पे क्या क्या किया जा रहा है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, एजुकेशन का बिल्कुल बेड़ा गर्क किया जा रहा है। हॉस्पिटल्स को जिस ढंग से प्रोजेक्ट किया गया वो आप देख लो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को तहस नहस कर दिया गया, कोई उसमें जाना पसंद नहीं करता। आप जब भी बीमार हो गए आप पैसे खर्चोगे, लोन लोगे, सोना बेचोगे, आप जाओगे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। ये जो है पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की जा रही है पूरी, जबकि अब तक हम सरकारी अस्पताल में जाते थे जो सस्ता था। ये पूरे का पूरा एजुकेशन सिस्टम, पूरे का पूरा मेडिकल सिस्टम, हेल्थ सिस्टम पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है। और ये वही लोग हैं जो खेती बिल लेके आए हैं, ये वो अलग लोग नहीं है। अब देख लो इनका एजेंडा, आप इजिली आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। वही लोग हैं जो खेती कानून लेके आए हैं, वही लोग हैं जो वैक्सीन बढ़ा रहे हैं, वही लोग हैं जो कोरोना का प्रचार कर रहे हैं, वही लोग हैं जो एंटी लेबर लॉज लेके आ रहे हैं, वही लोग हैं जो दादागिरी कर रहे हैं और लोगों के ऊपर खास किस्म की एक सख्तियां, आप बोल नहीं सकते, आप कोई मुखालफत नहीं कर सकते, आप कोई अपना ओपिनियन नहीं रख सकते, आपको सिर्फ हुक्म मानना है। ये ऐसी सरकारें जो आ रही हैं, तो ये वही एक ही लोग हैं, एक ही लोग। तो ये पूरे का पूरा सीन है। अभी थोड़ी सी बातें करते हैं जो लेटेस्ट जो पैनिक फैला दिया गया कि हॉस्पिटल में लोग धड़ाधड़ मर रहे हैं, लाशों के ढेर लगे हुए हैं, कब्रिस्तान में शमशान घाट में जो पूरा तराही मची पड़ी है, वो वीडियो बना के लोग डरा रहे हैं। 50-60 जो डेड बॉडीज बर्न हो रही है एट ए टाइम। इसका मतलब तो आपके और इतना पैनिक फैल गया कि जिसको भी जुकाम होता है वो पहला ही बात ये कहता है कि मैं तो मरा। आज से साल पहले, मार्च से पहले आपने कभी सोचा था कि आप जुकाम से मर सकते हैं? नेवर। क्यों? तब भी मरते थे, ये तो तब नहीं मरते थे। मैंने कहा कि 5 से लेके 6.5 लाख लोग हर दुनिया में फ्लू से मरते थे, फ्लू लाइक इलनेस से मरते तब भी। लेकिन हमारे दिमाग में कभी ये नहीं गया कि हम जुकाम से मर सकते हैं। जुकाम को इतना लाइटली लेते थे कि जुकाम एक मजाक का विषय था। जब घर में कोई जुकाम एक व्यक्ति को हो जाता था तो उसको मजाक करते थे, ले आए हो, अब ये सबको होगा। ये सबको होता था, 1-2 दिन में ही पूरे परिवार को हो जाता था, और 2-3-4 रोज में 5 दिन में ठीक हो जाता था वो। कभी उसको किसी ने नहीं कहा कि आप हमारे पास मत आओ, हमारे बिस्तर में ना सो, आपसे खाना तो दूर हट के बैठो। तो ये कभी भी नहीं हुआ था। जब हो रहा है, मास्क बांध के रखो। और मास्क बांधने के इतने साइकोलॉजिकल डैमेजिंग है कि आप एक व्यक्ति से बात करते हो, पहले तो आपको पहचान नहीं आती बंदे की, बंदा दुआ सलाम करता है, आपके मास्क नहीं लगी हुई, अब वो तो पहचान लेता है, और दूसरा बंदा पहचान में नहीं आता। बात करने का तरीका रोबोट मशीन लाइक हो गया आपका। और इमोशनल रिलेशंस कितने डैमेज हुए हैं। जो लोग इतने एक दूसरे के काम आते थे, अभी वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं, कोई हेल्प नहीं कर रहा, कोई किसी के दुख सुख में नहीं जा रहा। आप ना शादी में जा सकते हो, ना मरे में जा सकते हो, ना किसी के बर्थडे पे जा सकते हो, ना सोशलाइजेशन खत्म हो गया सारे का सारा। आप किसी घर में नहीं जाते, वो घर में नहीं आता, घर वीरान पड़े हैं। नहीं तो तांता लग रहा था तो चलिए आप आपके यहाँ डिनर करेंगे, आज हम 5 फैमिली जा रही हैं, 2 फैमिली जा रही हैं, 4 फैमिली, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। तो एक बढ़िया, तो ये सारे का सारा डैमेज हो गया कम्युनिटी का। तो ये पूरे का पूरा इतना डैमेजिंग जो हो रहा है, क्या ये बीमारी कुछ डिजर्व करती है? नो। कि समाज को खड़ा कर दिया जाए, पूरे का पूरा तहस नहस कर दिया जाए, एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम और खेती और पूरे का पूरा व्यापार और धंधे और रोजगार। और देखो करोड़ों लोग माइग्रेट करके चले जाना पड़ा उनको, अब फिर जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्मेल करता है कि ये कोई खेल खेल रहा है। अब उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे आज। ये खेल कौन खेल रहा है और कैसे खेल रहा है उसको आप
थोड़ा और रिसर्च करना। तो ये खेल है जो जो पूरे मनुष्य जाति से खेला जा रहा है। हिंदुस्तान में आप दुनिया में नजर डाल के देखो, जो जो ये जिस गंदे ढंग से हिंदुस्तान में ये खेल खेला जा रहा है, उस गंदे ढंग से एक भी दुनिया में एक भी एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगी। इंडिया इज द वर्स्ट कंट्री जहाँ पे इतने गंदे ढंग से ये खेल खेला जा रहा है, ये पूरी का। तो ये जो जो अभी पैनिक की बात करते हैं, ये वाला पैनिक कैसे हुआ? तो अभी ये ऑक्सीजन का पैनिक हो गया। ये सबसे आप घटनाक्रम को देखोगे तो पहले पैनिक फैला, सेकंड वेव की तो बात बहुत पहले से कर रहे थे ये लोग। ये जो मालिक है, जिन लोगों का ये बच्चा है, वो सेकंड वेव की बात तो बहुत शुरू से कर रहे थे। सेकंड वेव आएगी, ये तो बहुत बहुत पहले से सुन रहे थे। और हम जो जानकार थे कि ये जो सेकंड वेव कह रहे हैं, ये सेकंड वेव लाएंगे, कहीं से भी लाए। तो सेकंड वेव उनको पता था कि जब सर्दी आती है तो एक वेव गई तो सर्दी जाने वाली वेव तो आनी है, फ्लू तो होना ही है लोगों को। अब ये वाला फ्लू अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा सीवियर है। ये वाली वायरस जो आने वाले टाइम पे थी वायरस वो डिफरेंट थी, अब जाने वाली वायरस डिफरेंट है। ये होता ही अक्सर होता है वायरस में, कोई नई बात नहीं। इसमें क्या हो रहा है कि फीवर बहुत लंबा हो रहा है, 2 दिन 3 दिन में पहले ठीक हो जाता था, अब ये 10 दिन में ठीक हो रहा है, 15 दिन भी लग रहे हैं। थोड़ा सा बॉडी एक्स ज्यादा है, थोड़ा सा बीमार ज्यादा हो रहा है लोग, व्यक्ति जो भी हो रहा है वो उतने ही रहे हैं। ज्यादातर लोग तो वही है, माइल्ड एंड मॉडरेट वाले ही है। और शायद माइल्ड एंड मॉडरेट वाले जो मैं 18% बोले थे, शायद वो बढ़ के थोड़े से 28-30% हो गए होंगे। थोड़ा सा ये लग रहा है। तो वो जो माइल्ड वाले मॉडरेट वाले हैं वो उनकी गिनती काफी बढ़ गई है, बहुत लोगों को हो रहा है। तो लेकिन बिगड़ कुछ नहीं रहा, डेथ रेट नहीं इसमें कोई डेथ रेट वही डेथ टुकड़ा बन गया कि जो डेथ उनकी होती है जो हॉस्पिटल में जाते हैं। जो बाहर व्यक्ति अपने आप मैनेज कर लेता है उसको कुछ नहीं मिलता। तो ये एक चुटकुला ये भी बन गया हुआ है, उसमें भी शायद कहीं ना कहीं कोई सब्सटेंस है। तो ये जो पहले पैनिक फैला, और पैनिक से फिर क्या हुआ कि हर व्यक्ति हॉस्पिटल की तरफ भाग रहा है। जिसको जो काम हो रहा है वो जो उसके पास अगर पैसे हैं, अगर वो वेल टू डू है, तो उसकी पहला काम क्या है कि वो हॉस्पिटल में जाता है। क्यों? उसको लगता है मैं तो मर जाऊंगा। वो इन्फ्लुएंशियल है, हॉस्पिटल आगे इंतजार कर रहा है, उसको पैसे चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो उनको पैसा चाहिए, तो वो जाते हैं, ये आओ, उसको ऑक्सीजन ठोक देते हैं, चाहिए नहीं चाहिए, और टीके भी ठोकते हैं और ट्रिप भी ठोकते हैं, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी दवाइयां देते हैं। हालांकि इनके पास कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं है, कोई ऐसी प्रूव्ड ड्रग नहीं है कि ये वाली कह सकेंगे इसमें आप इसकी प्रूव्ड ड्रग है। वो कभी कह देते हैं ये वाली प्रूव है, ये दूसरे टर्निंग पे कहते हैं ये वाली मत यूज करो। तो ये ऐसे चल रहा है। तो ये भाग रहे हैं लोग हॉस्पिटल की तरफ, जो भी बीमार हो रहे हैं, जिनको फ्लू के सिम्टम आ रहे हैं वो भाग रहे हैं। और फ्लू माइल्ड और मॉडरेट वाली गिनती थोड़ी सी ज्यादा लग रही है इसमें। तो वो जब भाग रहे हैं तो हॉस्पिटल में रश हो रहा है। और कौन से हॉस्पिटल में भाग रहे हैं फिर वो? उस हॉस्पिटल में भागेंगे, दो तरह के हॉस्पिटल है। एक तो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है कि फ्लू वाले केसेस ले ही वो रहे हैं, कोरोना वाले केसेस। दूसरी बात, उस हॉस्पिटल में भागेंगे जो उनके मन में, पेशेंट के मन में बना हुआ कि ये वाला हॉस्पिटल बढ़िया सहूलत देता है। वो महंगा है कोई बात नहीं, तो पैसे दे देगा, लेकिन वो ये रिस्क नहीं लेगा कि मैं हॉस्पिटल में जाके मर जाऊं। तो वो उस हॉस्पिटल में जाएगा जो बड़ा होगा। तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्टिकुलर हॉस्पिटल में लोग जा रहे हैं, उसमें रश होगा ही होगा, तो दूसरे वाले हॉस्पिटल खाली पड़े हैं। तो आप पाओगे कि बहुत सारे हॉस्पिटल खाली पड़े हैं, फील्ड वाले मोटे मोटे, लेकिन जो रिप्यूटेड हॉस्पिटल्स हैं या जो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं उनमें बहुत ज्यादा रश, उनमें बेड नहीं मिल रहा। वो हो गया। फिर हो गया कि ये जो ट्रीटमेंट डाला जाता है ये भी बड़ा डाउटफुल है। तो उससे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट से भी मरने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। वो ज्यादातर जो रूरल लोग हैं, जो लोग थोड़े से सेंसिबल हैं, वो ये कोशिश करते हैं हॉस्पिटल ना जाओ। लेकिन एक पर्टिकुलर क्लास है, आप पाओगे कि ये जो हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं कौन लोग हैं जी? ये गांव वाले कम जाएंगे, ये अर्बन मिडिल क्लास है, जो शहर के लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, जिनके पास 4 पैसे हैं,
वो भाग रहे हैं। तब उसमें से जो जो डेथ होती है, अब वो शमशान घाट में रश क्यों है? शमशान घाट में अभी अभी आज ही मुझे पता चला कि दिल्ली में 3 शमशान घाट में डेड बॉडी जानी है कोरोना वाली, सारी की सारी। दिल्ली से बाहर आप लेके नहीं जा सकते उनको। मान लीजिए दिल्ली की टोटल दिल्ली नेशनल कैपिटल एरिया की जो पॉपुलेशन है वो होगी 2 करोड़, तो दिल्ली की है। 2-3 करोड़ पास में लगा लो तो 4-5 करोड़ की पॉपुलेशन है दिल्ली की। और दिल्ली में थोड़ा सा ये रेस्पिरेटरी सिम्टम वाले जो जो बीमारियां ज्यादा होती हैं, क्योंकि पोल्यूशन बहुत है वहाँ। जितनी वहाँ पोल्यूशन होगी उतने लोग ज्यादा बीमार भी होते हैं। तो वो जब जाएंगे हॉस्पिटल्स में तो वो कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है वो, क्योंकि आप 2 सीन पाओगे। आप कहीं से मर्जी वेरीफाई कर लो, आप तो रहते हो गांव में। अब गांव में देखोगे तो गांव में तो लाइफ नॉर्मल चल रही है, ना तो कोई वहां मास्क डाल रहा है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग कर रहा है, ना कोई ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं, ना कोई ज्यादा लोग मर रहे हो। गांव का सीन ये है। ये सिर्फ पंजाब का नहीं है, पूरे थ्रू आउट इंडिया का ये सीन है कि गांव की लाइफ, गांव का माहौल ऑल टुगेदर तस्वीर का एक साइड है, और शहरों की अंदर, जो खास करके बड़े शहरों के अंदर डिफरेंट माहौल है। तो ये पूरे का पूरा अब दो पैरेलल तस्वीरें पाओगे एक ही कंट्री में। इसका क्या मतलब है? गांव में जाओ, लाइफ आराम से चल रही है, कोई वो मास्क नहीं डाल रहा, कोई सोशल डिस्टेंसिंग कर रहा, कोई घर में कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, कोई इसकी ज्यादा डिस्कशन भी नहीं करता, अपनी जीवन चल रहा है उनका। शहर में हर आदमी डरा डरा सा है, चम्मच है, मुंह पे घोटा डाले हुए है, उतारता ही नहीं, वो बात करते हुए भी नहीं उतारता। और फिर वो जब उसको सिम्टम होता है हॉस्पिटल की तरफ भागता है। तो वहां जाके दिल्ली में उन्होंने तीन शमशान घाट डेजिग्नेट कर दिए कि इनमें जाएंगे, बाहर दिल्ली से जानी अलाउड नहीं है। दिल्ली में जो भी डेथ होगी वो दिल्ली में ही क्रिमेशन होगी उसकी। और ये वाले 3 तो उन शमशान घाट की जो तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोज आ रही हैं, वो ऐसे ही हो जाएंगी, फिर क्यों नहीं होंगी? अब 4 करोड़ आबादी में से कितने लोग मरने हैं डेली? वो शमशान घाट तो हर बंदा जाएगा, शमशान घाट कितने को होते हैं शहर में, और उसमें डेजिग्नेट कर दिए पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल जहाँ पे कोरोना वाले पेशेंट ज्यादा है, उन्हीं को कह दिया कि इस शमशान घाट में भेजोगे आप। फिर उसको भेजने का प्रोसीजर बहुत लंबा चौड़ा कर दिया। हॉस्पिटल से डेड बॉडी लेने का एक लंबा सारा प्रोसीजर है, जो बात 5 मिनट में 10 मिनट में होनी थी वो 4 घंटे लगा के होगी। फिर शमशान घाट में एक सेट प्रोसीजर बना दिया, इतने लोगों से, इतनी डेड बॉडी से ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, वो पहले वो होगी, पूरा होगा, फिर वो बाहर आएंगे, फिर जाएंगे। तो एक अजीब सा सीन जो बना है, उसमें काफी कुछ नेचुरल नहीं है। तो जब ये आंकड़े निकलेंगे तो वो आप पाओगे कि जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेथ हैं वो वही होंगी, ज्यादा नहीं होंगी। तो ये वाला सीन कहीं ना कहीं ऐसे करके मैनिपुलेशन है। अब एक बात जो रह गई उसको कर लेते हैं पहले, फिर मेरे ख्याल में हम बंद करते हैं, फिर सवाल जवाब ले लेंगे कि इन हालात में क्या किया जाए। जो अब आपके पास जो आ रहे हैं फीवर के केसेस, वो क्या करें? उसके लिए थोड़ा 2 मिनट ब्रेक करनी पड़ेगी। 2 मिनट ब्रेक कर, 2-3 गल्ला रह गई वीडियो का रख के फिर आप क्वेश्चन आंसर कर दें। एक गल तो सीटी स्कैन दी, सीटी स्कैन हिंदी बोलते जी। हाँ, सीटी स्कैन की बात, जो सीटी स्कैन की बात रहेगी कि सीटी स्कैन करवा रहे हैं ये लोग, और सीटी स्कैन में निमोनिया डिक्लेयर करा के फिर वो सारा हंगामा होता है। ये सीटी स्कैन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो छोटे से छोटा इतना सा निमोनिया भी निकाल लेती है। और ये वायरल वायरसेस जो है, जो फ्लू में जैसे जुकाम होता है, नाक में सोजिश है, गले में सोजिश है, वैसे ही लंग्स में भी सोजिश होती है। ये कोई लंग्स वो अलग थोड़ी है, लंग उसी सांस प्रणाली का हिस्सा है जो नाक से शुरू होती है। तो अगर वायरस नाक में है, गले में है, तो वो नीचे भी जाती है, तो नीचे जाके वो छोटे मोटे निमोनिया के पैचेस भी करती है। ये नोन है फ्लू में, कोई खास बात नहीं है। लेकिन क्या वो निमोनिया के पैचेस हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये देखने वाली बात है। जैसे ही वो जुकाम ठीक होगा अपने आप, जुकाम भी तो अपने आप ठीक हो जाता है, नाक की सोजिश ठीक हो जाती है, गले की सोजिश ठीक हो जाती है, वो 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, या इस वाला पर्टिकुलर जो वायरस है इसमें थोड़ा सा लंबा लग रहा है कुछ लोगों में, सभी में नहीं,
कुछ लोगों में ये थोड़ा सा लंबा चल रहा है, दो हफ्ते 3 हफ्ते तक भी चल रहा है। तो ये सीटी स्कैन में निकला हुआ निमोनिया कोई खास बात नहीं है। वो तो डर जाता है बंदा कि मुझे निमोनिया हो गया, पक्का हो गया ना, सीटी स्कैन में आ गया तो निमोनिया हो गया। अब सीटी स्कैन करवाने की जरूरत क्या है? जब आपको सांस नहीं चढ़ रहा, आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो आप सीटी स्कैन क्यों करवा रहे हो? अब हर कोरोना के पेशेंट की सीटी स्कैन करवाए जा रहे हैं। ये नहीं मुझे समझ आया क्या 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 तो जो वायरल निमोनिया है वो भी तो सेल्फ लिमिटिंग है, जुकाम जैसे। जैसे जुकाम ठीक होगा वैसे वायरल निमोनिया भी ठीक हो जाएगा। अब वायरल निमोनिया का ट्रीटमेंट आपके पास क्या ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट भी नहीं है आपके पास। तो कुदरत ने, नेचर ने इतनी ज्यादा हमको रिजर्व दिया हुआ है कि हमारा एक लंग 50% लंग्स भी अगर निमोनिया से भर जाए तो भी हमको कुछ नहीं होता, बाकी 50% से काम चल जाता है हमारा। तो ये एक सीटी स्कैन वाला फंडा जो आपको समझ लेना चाहिए। ऑक्सीजन वाली बात में जो रह गई थी कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज क्यों हो रही है। अभी ऑक्सीजन की शॉर्टेज क्यों होती है ये हम बड़े इजीली कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ये कर्फ्यू वाले दिनों में बहुत सारी चीजों की शॉर्टेज होती है। अभी ये वाले पैनिक फैलाने के बाद 25 से 30% चीजों के रेट बढ़ गए हैं। वो क्यों? चीजें तो नहीं कम हुई, वही खरीदने वाले हैं, वही बेचने वाले हैं। एक 25 से 30% रेट बढ़ गए, क्योंकि वो क्या होता है कि जिन लोगों के पास वो चीज पड़ी होती है वो होल्ड कर लेते हैं उसको और उसका रेट बढ़ा देते हैं होल्डिंग करके। ये लोगों ने प्याज हम हर साल देखते हैं हम लोग, प्याज का रेट क्यों बढ़ जाता है जाके? तो प्याज तो थोड़े बहुत बढ़ने चाहिए, बस वो 10 रुपए किलो बिक रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए हो जाए तो 100 रुपए किलो तक जाता है, वो होल्ड कर लेते हैं लोग। लेकिन जो बड़ा है, जो जिसके पास जो मैन्युफैक्चरर है, जो बड़ा स्टॉकिस्ट है, वो उसको होल्ड कर लेता है, रोक लेता है ताकि अपने मन मर्जी के प्राइस पे बेच सके वो। तो ये लोगों ने क्या किया, एक तो ऑक्सीजन का पैनिक क्यों फैला? क्योंकि एक तो जिनको नहीं चाहिए ऑक्सीजन वो भी आके ऑक्सीजन लगवा रहे हैं हॉस्पिटल में। लोग घरों तक में ऑक्सीजन स्टोर कर रहे हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल में नेचुरली वो स्टोर करेंगे, उनके पास पैसा है। जिसके साथ जो पैसा है वो ज्यादा रेट देके वो चाहेगा कि मेरे हॉस्पिटल में आया हुआ व्यक्ति वापस ना जाए, जो उसको मेरे हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब ना हो जाए। जैसे कौन से हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब हो रही है? वो जो सरकारी अस्पताल है। अब आप पाओगे कि गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल तो बड़े आराम से चल रहे हैं। तो वो क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरर से लेके सप्लायर से लेके बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल जो रिच वाले अमीर वाले हॉस्पिटल है वो होल्ड का स्टॉक कर लिया उन्होंने। और कौन सफर करेगा? वो सरकारी अस्पताल। तो सरकारी अस्पताल के पास तो ऐसा कुछ नहीं है ना, सरकारी अस्पताल की वो ऐसी टेंडेंसी है कि वो होल्ड करेगा। तो ये पूरे का पूरा कहीं ना कहीं खेल है, ये जो खेला जा रहा है। तो ये सारा मुझे लगता है कि, और दूसरी एक बस लास्ट रहेगी वो बात, वो कैसे मैनेज करें उसमें ब्रीफली से बता देता हूँ आपको। वैसे वो सारा आपको पता ही है। इसको मैनेज करने के लिए सबसे बढ़िया आपको अपनी इम्यूनिटी, क्योंकि वैसे तो किसी भी वायरस बैक्टीरिया से सिर्फ एक ही चीज बचाती है, वो है इम्यूनिटी। आपकी बॉडी में लड़ने की शक्ति कितनी है, डिजीज से बचने की शक्ति कितनी है आपके अंदर, वो ब्रह्मा विष्णु कितने पावरफुल है। वो ब्रह्मा विष्णु अगर आपके पावरफुल है, आपके अंदर इम्यूनिटी है, उसको कुछ भी नाम दे लीजिए, वो परमात्मा का नाम दे लीजिए, कुछ भी नाम दे लीजिए, आप कुदरत कह लीजिए, परमात्मा कह लीजिए, इम्यूनिटी कह लीजिए। तो वो एक जो कितनी पावरफुल है, कितनी प्रचंड है वो। और वो प्रचंडता जो होती है वो कोई फिक्स नहीं होती। आप अगर बहुत गंदा लाइफस्टाइल है आपका, खाना पीना, हवा पानी और एक्सरसाइज ना करना और फास्ट फूड खाना, और कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई पोल्यूशन में रह रहा है, कोई धुआं छोड़ता है, कूड़े को आग लगा रहा है, तो ये लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को खराब करते हैं। अगर वो और लार्ज नंबर ऑफ वो मेजर्स हैं जो इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे अच्छा नेचुरल खाना आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, योगा किया हुआ बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, अब अच्छी एक्सरसाइज की हुई बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है, आप वो जो लार्ज नंबर ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स है, वो कम से कम 100 तरह का प्लांट हमारे आसपास में जो हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है। हमारे जितने मसाले हैं, तुलसी है, गलोय है, और कितनी सारी चीजें हैं। फिर आपका स्ट्रेस लेवल, ये आपका माइंड कैसे है, वो रिलैक्स्ड माइंड है तो ज्यादा इम्यूनिटी है उसमें, अगर टेंशन वाला है तो कम इम्यूनिटी है, उसमें। तो ये सारी चीजें हैं। तो वो अगर खाना अच्छा खाएं, नेचुरल खाएं, रॉ खाएं, हम जो कह रहे हैं, जब फीवर हो रहा है किसी को तो 3 दिन की आप
डाइट छोड़ दो, ये पुराने आयुर्वेदिक कंसेप्ट है, कोई मेरा निकाला हुआ नहीं है या किसी और का नहीं, कि नॉर्मल खाना छोड़ करके 3 दिन आप लिक्विड डाइट पे आ जाओ। लिक्विड डाइट में क्या लेना है? जूसेस लेने हैं, काढ़े लेने हैं या नारियल पानी लेना है जो लिविंग लिविंग लिक्विड्स है तो उस पे आ जाओ। नंबर 2 में कुछ मेडिसिनल प्लांट्स यूज करो काढ़े की शक्ल में, या कुछ और शक्ल में भी यूज कर सकते हो। फिर रॉ फूड खाओ, फल और सब्जियां, जिसमें से आपको आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगी। और जो थोड़ा बहुत कुक्ड खाना भी है तो वो नेचुरल कुक्ड खाओ, खिचड़ी टाइप और तरह। तो ये एक फूड का हो गया। फिर गरारे करो, साथ में नमक और हल्दी डाल के गरारे कर लो और स्टीम लो, भाप लो, वो कर सकते हैं हम लोग, ये बड़े आराम से कर सकते हैं। नेबुलाइजेशन, छोटी सी मशीन है 10,000-1200 रुपए की, वो नेबुलाइजर के तौर पे यूज कर सकते हैं हम लोग। उसमें मैं कल देख रहा था वीडियो, बहुत बहुत उसमें जची बात मुझे, कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 2 बूंदे डाल के उसमें उसके चैम्बर में आप नेबुलाइजेशन कर लो तो वो भी सेव करता है। का वो जो पिछली बार हुए थे, वो आचार्य जी बता रहे थे कि सुंड की नसवार ले लो, बहुत वंडरफुल इफेक्ट है उसका। सुंड को जीभ में रख लो, जीभ पे रख के उसको मुंह में रोक के रखो, और वो जब मुंह भर जाए उसके लार से, तो उसको धीरे धीरे अंदर निकाल लो, सुंड सुंड का। फिर मुंह में रखने वाली लार, कितने लहसुन को मुंह में रखो, अदरक को मुंह में रखो, काली मिर्ची मुंह में रखो, लौंग को मुंह में रख लो। ये कितने कितनी चीजें मुंह में रखी हुई हमको सेव करती हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको इस बीमारी से बचाती हैं। और सबसे जो बहुत जरूरी है वो है सिम्टम को सप्रेस नहीं करना। जो अलामतें आ रही हैं, मान लीजिए नाक बह रहा है आपको, तो एंटीहिस्टामिनिक खा के, एबल की गोली खा के, सेप्टिसिन की गोली खा के उसको दबाना नहीं है। तो नेचर जो कर रही है, नेचर की तरह चलना है, उसको आने दीजिए, निकलने दीजिए बाहर, उसको दबाइए मत। खांसी को दबाना नहीं है, बुखार को उतारना नहीं है, बुखार उतारेंगे तो बुखार इज वंडरफुल टूल। मैं अक्सर कहता हूँ कि बुखार हमारा AK-47 है, बुखार को उतारोगे तो मरोगे। अब ये हॉस्पिटल में क्या करते हैं, जाते ही पहले तो डोलो देंगे, फिर उसके बाद स्टीरॉइड का ठोक देंगे इंजेक्शन, और पूरा फीवर जो सब नॉर्मल पे, वो नॉर्मल से भी नीचे चला जाता है। आपने पूरे का पूरा, जैसे फौजी की बंदूक खोली आपने, उसकी बॉडी का फीवर आपने खींच लिया, तो आप अपने आप ने लिया, अपने आप को ज्यादा वल्नरेबल कर दिया, अपनी इम्यूनिटी को सत्यानाश कर दिया। तो उसको दबाना नहीं है। तो ये सारे का सारा अगर करें, तब मुझे लगता है सैकड़ों मरीज मेरे हाथ से पर्सनली भी निकले, और मुझे जितने लोग जानते हैं सभी का ये एक्सपीरियंस है कि वो चेन है डॉक्टर विष्णु राय चौधरी के, तो पूरी चेन है, उन्होंने 50,000 लोगों को उन्होंने ट्रीट किया। उसमें से प्रूव्ड केसेस भी थे, निमोनिया के केसेस भी थे, और एक भी डेथ नहीं हुई उन्हें। तो ये पूरे का पूरा जो जो फिनोमेना है कि नेचुरल ट्रीटमेंट से डेथ वेथ नहीं होती, और जो मर्जी उम्र हो, बड़ी बड़ी 100 साल के लोग भी जो है बड़े बड़े आराम से वो सर्वाइव करते हैं। तो इसलिए नेचुरल ट्रीटमेंट करनी ज्यादा जरूरी है, अननेचुरल ट्रीटमेंट नहीं करनी, और अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना, यही 2 है। बाकी चीजें जो है, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, लॉकडाउन करना, ये पूरे का पूरा कहीं किसी चीज का तो कोई तुक नहीं है। अब सोच के देखिए कि आप कैसे लॉकडाउन कर सकते हो, कितना लंबा समय करोगे, कैसे आप सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल ही है लाइफ में। अब कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग करोगे, बस में करोगे कि स्कूल में करोगे कि गाड़ी में करोगे कि ट्रेन में करोगे कि दुकानदार में करोगे कि बाजार में करोगे कि घर में करोगे, कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग होगी? पॉसिबल जो चीज पॉसिबल नहीं वो करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और हम फिर कहते हैं हम बड़ी साइंस, बहुत ग्रेट साइंस लेके आए। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो झूठ का धंधा चल रहा है, तो इससे बचना चाहिए। और मुझे लगता है अपने अपने लोगों को भी बचाना चाहिए, क्योंकि हम लोग हैं जो बाकी लोगों को गाइड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है हमको सीखना चाहिए एक दूसरे से, और हमको लोगों के गाइड बनना चाहिए। अगर लोग चलो रोजी रोटी तो चलती है, रोजी रोटी की हमारी इससे है, वो अलग बात है, लेकिन गाइड करके रोजी रोटी कमाना, ट्रू गाइडेंस करके रोजी रोटी कमाना, लोगों को बेवकूफ बना के, लोगों को गलत दिशा देके लूटना उनको, जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल लूट रहे हैं। मेरे पास कितने रोज कोई ना कोई पेशेंट आ जाता है, कोई 1 लाख खर्च किया आ गया कोरोना पे, कोई 2 लाख खर्च किया आ गया, फिर और बीमारियां ले आया साथ में। तो ये कहीं ना कहीं जो झूठ का धंधा है, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आ गए, वो झूठ के धंधे से बचाना भी लोगों को बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो हम अगर फील्ड में जो बैठे हैं लोग, अगर हम स्ट्रांग होंगे, हमारे पास नॉलेज होगा, हमारे पास टेक्निक्स होंगे, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को बचा सकते हैं। और ये हमारा धर्म भी है, यही धर्म होता है
धर्म कोई और हिंदू सिख नहीं होता। धर्म यही है कि नेचर को, मनुष्य जाति को एक गाइड करना, बचाना, उसकी हेल्प करना, समाज में अपने परिवार में लोगों की हेल्प करना, अपने मोहल्ले में करना, अपने गांव में करना, यही धर्म है। तो हमें हम सबको ये धर्म निभाना है। तो इसके लिए हमको एक दूसरे से सीखना है और सीख करके इस ज्ञान को आगे फैलाना है, ताकि हम लोग एक बहुत बढ़िया एक स्पिरिचुअल जो रोल बनता है हमारा वो भी प्ले करें, और साथ में समाज के लिए भी एक जो दिशा निर्देश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।